कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की। अगर वे ना होते तो शायद हम न होते। भारत तलवारों से बचा है, संकल्प से बना, क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना और इतिहास ने झुक कर लिखा है, एक था राजा। हिंदुस्तान झुक गया था, राजपूतों का लोहा भी अब पिघल गया था। जब अकबर सब कुछ जीत रहा था, तब एक आखिरी इनकार गरज रहा था। वो मेवाड़ था और मेवाड़ अभी बाकी था। यहां वंशज नहीं महाराणा था। प्रजा ने चुना अपना परवाना था। जमीन भी साथ और आसमान भी उसका। जहां भी गया वो फैसला भी उसका। हाँ, भारत का ऐसा एक था राजा, महाराणा प्रताप। सोलहवीं शताब्दी का भारत। अकबर दिल्ली का बादशाह था और हिंदुस्तान उसके नक्शों में ढलता जा रहा था। एक एक किला, एक एक रियासत, एक एक राजपूत उसके जुलूस में जुड़ता गया। लेकिन एक रियासत थी जिसे वो कभी अपने रंग में रंग न सका। राजपूत मर्यादा का अंतिम गढ़, मेवाड़। यहां उसे मिला एक सेवक जो ना अपने राजगद्दी का प्यासा था, ना खुदगर्जी का शिकार। जब पूरी दुनिया झुकी थी बादशाह अकबर के सामने, वो तिनका बनकर तूफान से टकरा गया। और तब मुगलों को एहसास हुआ कि वो राज करने नहीं, धर्म निभाने आया था। तो चलिए लौट चलते हैं उस समय में, जहां एक राजा और उसकी प्रजा ने मेवाड़ को एक कसम बना रखा था। उन कसमों की ये कहानी, एक था राजा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता शब्द को जन्म दिया, वो हमारे लिए है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के आखिरी सांस जब उन्होंने ली होगी, तो मुगलों ने उनसे जो लूटा था या उनसे जो खसोटा था, उस समय तक उन्होंने वो सारा का सारा वापस जीत लिया था। हल्दी घाटी में समर लड़े, हल्दी घाटी में समर लड़े, वो चेतक रोयतवार कटे। महाराणा प्रताप के बारे में हम सब ने सुना है, पढ़ा है, किताबें, लेख, कहानियां। लेकिन ये सब सिर्फ इतिहास देती, इंसान नहीं। और इस कहानी के मुख्य किरदार को समझने के लिए मैं मिलने जा रहा हूं उनसे जो इस परंपरा के वर्तमान धारक हैं, श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जिनके लिए महाराणा प्रताप सिर्फ किताब के पन्ने या एक इतिहास का पात्र नहीं, एक पूर्वज, एक पित्र है, घर के एक बुजुर्ग, एक विरासत जिसे वो हर पल जीते हैं। हम जब महान लोगों के बारे में सोचते हैं और फिर महाराणा प्रताप के बारे में सोचते हैं, क्या आपको कोई अंतर महसूस होता है इस सोच में? मैं ये मानता हूं कि ऐसे योद्धा जो होते हैं, जो महान योद्धा जो होते हैं, वो हम सबके होते हैं। उनका ना कोई मजहब होता है, परिवार जो है वो सभी के होते हैं, देश और दुनिया के होते हैं, कोई सरहदों से सीमित नहीं है। जो गुणों पे उनके चलना चाहता है, जो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है, वो उन सभी के होते हैं। आपको कभी एहसास हुआ कि आप उसी राजवंश से हैं जिसमें महाराणा प्रताप जैसे योद्धा रहे हैं? ये चीज एक ऐसी है जो हमको विरासत में, हमारी खून में हमको मिली है। जब तक सांसें रहेंगी इसका एहसास होता रहेगा। ऐसा कोई पूरा मुकम्मल वक्त नहीं आता है जहां पर आपको इस चीज का संपूर्ण तरीके से एहसास हो जाता है कि आपके अंदर वो खून बह रहा है। ये ऐसी सोच है जो
चप्पे चप्पे पे, कदम कदम पर जो है, जर्रे जर्रे पर आपको हमेशा अपनी जिम्मेदारी का याद दिलाती रहती है। आपके पास महाराणा प्रताप से जुड़ी इतनी सारी धरोहर है, तलवार है, उनका आर्मर है, आपको कैसा लगता है? हमारे पूरे विश्व की और खास तौर के ऊपर भारत और मेवाड़ की धरोहर है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि हर युवा, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति जो है वो आकर अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को आकर करीब से देखे। किसी ने खूबसूरती कहा है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। हमें अक्सर लगता है कि जो लोग असंभव संघर्षों से टकराते हैं, शायद वो इंसान ही नहीं होते। कुछ अलग होता है उनमें, कोई देवता सा बल, कोई विशेष शारीरिक शक्ति। महाराणा प्रताप के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो 7 फुट के थे, 2 तलवारों का वजन एक हाथ में उठा लेते थे, 80 किलो का कवच पहनते थे, जैसे ये सब उनकी जीत का कारण था। लेकिन ये देखिए, ये है उनका कवच, वही कवच जो कभी महाराणा प्रताप ने पहना था। लोहा भी वही है, देह भी कुछ अलग नहीं, पर जिस छाती पर यह धरा है उसमें कुछ है जो लोहे से भी कठोर है। प्रतिज्ञा। क्या 1567 के चित्तौड़ के घेरे ने महाराणा प्रताप के मन में संग्राम का, विद्रोह का बीज बोया था? बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं यहाँ रहूंगा और अगर घेराबंदी होगी तो मैं इसमें रहूंगा और युद्ध करूंगा। लेकिन उनके पिता राणा उदय सिंह ने स्वीकार नहीं की ये बात और उन्होंने कहा कि राज परिवार जाएगा यहाँ से ताकि वो बंदी नहीं बना लिए जाएं। तो जरूर उस समय और उस समय से पहले ही कुंवर प्रताप के मन में ये बात आ गई थी कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा, कभी नहीं टेकूंगा। बचपन में सुना था महाराणा प्रताप ने अपना महल छोड़ दिया, अकबर की हुकूमत स्वीकार नहीं की। किसी समय शायद यहीं से एक वीर निकला था। कहानी यहां से शुरू नहीं होती, लेकिन इस जगह से समझ आती। महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी में कई राजधानियां बदली, कभी पहाड़ों के बीच, कभी जंगलों के पार, और ये जगह चावंड उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक शांत सी घाटी में बसी हुई है, और ये उनकी आखिरी राजधानी थी। मुझे लगता है अगर महाराणा की आत्मा कहीं है तो यही है। उनके जीवन में कैसे कैसे मोड़ आए होंगे जिनका रास्ता यहां तक आ पहुंचा। राणा उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तो सब सोचते थे कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कुंवर प्रताप ही राजगद्दी पर आसीन होंगे। जब उनका अंतिम क्रिया राणा उदय सिंह की हो रही थी तो देखा गया कि वहां पे कुंवर प्रताप नहीं है। यही सोचा गया कि वो अभिषेक के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर देखा गया कि जगमाल भी नहीं है। तो जो सामंत थे, जो सीनियर मोस्ट थे, उन्होंने जाके महल में देखा जगमाल अपने राज अभिषेक की तैयारी कर रहे थे। और ये भी सुना गया था कि जाते जाते उदय सिंह ने कहा था कि ये राजा बनेंगे, और कुंवर प्रताप के कहीं पता नहीं। फिर उनको देखा महादेव जी का एक बावड़ी है, कुंड है, वहां से वो प्रस्थान करने की तैयारी में थे। तो उन्हें रोका गया। जो सीनियर मोस्ट सामंत हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही हमारे अगले महाराणा हैं। तो उस समय जगमाल बहुत ज्यादा नाराज हुआ और कहते हैं उसके बाद वो रातों रात मेवाड़ छोड़ के चला गया था। पर उसके बाद फिर पूरे प्रथा नियम से राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। पर इससे पहले एक चीज घटना घट चुकी थी, और वो है कि जो सबसे पहला उनका राज्याभिषेक हुआ वो वहीं गोगुंदा के महादेव बावड़ी पर, क्योंकि जहां वो उनको देखा गया वहीं के वहीं सामंतों ने कहा आप राणा हैं, आप इस पत्थर पर बैठिए, और वहां उनका राज तिलक हुआ।
अगर महाराणा प्रताप के जीवन को देखा जाए तो हर मोड़ पर लगता है जैसे तकदीर ने उनसे रूठने की ठान रखी हो। पर अंत में जाके समझ में आता है कि ये सारी बदकिस्मतें लगने वाली घटनाएं असल में एक ऐसी महान रचना का हिस्सा थी जो किसी साधारण मनुष्य के तो सोच से भी परे। यहां तक कि अकबर ने भी नहीं सोचा होगा कि एक राजकुमार जिसका ताज छीनकर उसके पिता ने किसी और को दे दिया, वो एक दिन उसके रास्ते का कांटा बनेगा। लेकिन तख्त से दूर बिताया वो समय वो बुनियाद बना जिस पर महाराणा प्रताप और मेवाड़ की विरासत खड़ी हुई। महाराणा प्रताप का भीलों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध दिखाई पड़ता है। जनरली अगर आप पर्शियन सोर्सेस को देखते हैं तो उन्हें कीका कहकर के पुकारा गया है। तो इस मेवाड़ी रीजन में कीका भील के बच्चे को कहा जाता है। जन्म क्योंकि इन्हीं पहाड़ों में हुआ, यहीं रहे, यहीं खेले, तो भीलों के साथ काफी नजदीकी संबंध रहा था। और इस समय भी राजा बनने के बाद भीलों से पूरा इनका कनेक्शन रहा था। और जो 19वीं शताब्दी में कोट ऑफ आर्म्स बनाया गया मेवाड़ राज्य का, स्टेट ऑफ मेवाड़ अंडर द ब्रिटिश, उसमें एक तरफ राजपूत योद्धा और एक तरफ भील योद्धा दिखाया गया। बाकी राजकुमारों की तरह बचपन में ही महाराणा प्रताप ने सीख लिया था कि कैसे लड़ना चाहिए, पर साथ ही साथ किसी तरह उन्होंने ये भी सीख लिया क्यों लड़ना चाहिए। शायद इसमें उनकी मां का योगदान, और ये ऐसी सीख थी जिससे उनकी और उनके आसपास सभी की जिंदगी बदल गई। अकबर ने तो पूरी कोशिश की थी कि किस किस तरह से वो महाराणा प्रताप को अपनी तरफ ले लें। कुंवर मान सिंह जो आमेर के कुंवर थे, तो उन्हें कहा गया कि जाके और बात करो महाराणा प्रताप से। 1573 में ये हुआ, प्रताप ने बात मना कर दी। इसके बाद दो और एक तरह से दूत भेजे गए और तीनों बार महाराणा प्रताप ने इनकार किया। वो नहीं आना चाहते थे इस सिस्टम के। अच्छा, हर एक के साथ ये शर्त नहीं थी कि आपकी घर की किसी कन्या का विवाह हो, लेकिन अधीन होना तो हर में शर्त थी। तो तीनों बार ये चीज मना कर दी गई। और यही था वो मोड़ जिस मोड़ पर समय और सभ्यता का रुख बदल गया। जून 1576, हल्दी घाटी। एक सांकड़े दर्रे में टकराई दो सभ्यताएं। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह युद्ध था मर्यादा का, अपमान का और सबसे बढ़कर स्वाभिमान। अरावली की उस चोटी से जब महाराणा ने झपट लगाई तो उस झपट में सिर्फ एक राजा नहीं था, पूरा मेवाड़ दौड़। बताते हैं युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला, पर वो 4 घंटे 4 सदियों पर भारी पड़े। आंकड़े बहुत हैं कि किसके पास 15,000 सैनिक हैं और मुगलों के पास कितने हजार से हैं। ये आंकड़े भी बदलते गए हैं समय के साथ साथ। ये डेफिनेटली ये बात माननी है कि महाराणा प्रताप के साइड के लोग कम थे संख्या में। मुगलों की जो सेना है जिसका नेतृत्व कुंवर मान सिंह कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे और धुरंधर थे, बहुत बड़ी थी। उनके पास तोपें भी थी। संख्या कम होने के बाद भी मेवाड़ की एक समय पे जीत होने लग रही थी, लेकिन फिर युद्ध का पासा पलटा कि एक अफवाह फैला दी गई थी कि बादशाह आ रहे हैं, मतलब फौज आ रही है, तो थोड़ा फिर उससे फर्क तो पड़ जाता है। दूसरा ये है कि एक बड़ी फेमस बात आ जाती है कि किस तरह महाराणा प्रताप और कुंवर मान सिंह का आपसी आमना सामना हुआ है। उस आमने सामने में चेतक को घाव लगते हैं और फिर जाके एक नई करवट आती है इस पूरे युद्ध में। राणा प्रताप को ये कहा गया कि आपको इस वक्त के लिए भूमि त्यजनी है, फिर लड़ लेना। He who fights and runs away lives to fight another day. तो he is not running away, it is कि strategically वो सोच रहे हैं कि उनकी युद्ध नीति में क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराणा प्रताप
योद्धा थे, भागने वाले नहीं थे, लेकिन नीति के अनुसार ये भी सोचा होगा कि यदि महाराणा बंदी बना लिए जाएंगे तो बहुत ही खराब बात है, और यदि मर भी जाते हैं मेवाड़ का क्या होगा। ज्यादातर इतिहास में इस युद्ध को निर्णायक माना जाता रहा। युद्ध हुआ, मान सिंह ने मुगलों को जीत दिलवाई, पर महाराणा पकड़ में नहीं आए और बाकी जिंदगी बागी बनकर गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ मध्यांतर है, क्योंकि जब युद्ध खत्म हुआ तब मुगलों के पास जीत की घड़ी थी, पर जीत का गर्व नहीं, क्योंकि महाराणा तो बचे रहे और उनके साथ उनका सपना भी। हल्दी घाटी के युद्ध के उस दिन के बाद वो कहां गए? एक के बाद एक कई राजधानियां भी बदली, कई स्थान बदले। गोगुंदा छोड़ के कुंभलगढ़ भी गए, कुछ समय के लिए जावर गए, जहाँ पे कि जस्ता बनता है, जहाँ चांदी है, वहाँ के खानों में रहे। इनके अलग अलग जगह निश्चित होती चली गई, लेकिन कोशिश यही रही कि मुगलों को मालूम नहीं पड़े कि वो कहाँ गए। और ऐसा नहीं कि रातों रात हर जगह छोड़ रहे थे, तो जिसको आप कहोगे कि उनकी राजधानी जो है वो अस्थानीय बन गई। जहाँ वो जाते थे वहीं उनके नजदीकी सामंत होते थे। इस समय ऐसे वर्णन मिलते हैं कि परिस्थिति काफी कठिन थी और वो घास की रोटी खाते थे। क्या इन बात में सच्चाई है? ये कहानी भी हमें कविराज श्यामलदास के किताब में वीर विनोद में मिलती है, इससे पहले नहीं मिलती है। भूलना नहीं चाहिए कि राजकोष कभी भी मुगलों के हाथ नहीं पड़ा था। जो भी स्टेट ट्रेजरी थी वो चित्तौड़ के बाद भी मेवाड़ के पास रही और हल्दी घाटी के बाद भी मेवाड़ के पास रही। उसके कारण ऐसा नहीं लगता है कि घास खाई हो। हाँ, ये जरूर है कि जैसे बाजरा इत्यादि लोग खाते हैं, तो लोकल किसी चीज का अगर उन्होंने सेवन किया है वो बात जरूर आ सकती। बचपन में जिन पहाड़ों में खेले थे अब वही उनके किले थे। 6 साल से महाराणा प्रताप छाया की तरह चले थे, कभी जंगल में कभी गुफाओं में, पर भीतर आग वही थी, मेवाड़ को फिर से मुक्त करने की। और फिर उन्होंने अपने शौर्य का सबसे बड़ा प्रहार किया मुगल चौकियों पर। 1582 स्थान देवेर। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार किया और देवेर में उन्होंने इतिहास को झुका दिया। तब उनका सम्मान घायल हुआ और अब उन्होंने मुगल प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। वे स्वयं युद्ध भूमि में तलवार लिए पल पल रण की दिशा बदलते रहे। उनकी तलवार तो कई बार लाल हुई, पर इस बार वो लाल हुई विजय के रंग से। देवेर का युद्ध के वर्णन के साथ साथ देवेर कहाँ है समझना पड़ेगा। वर्तमान राजसमंद में है, लेकिन चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो देवेर के आसपास के पहाड़ों पर भी ये छोटे छोटे गैरिसन पोस्ट, चौकियां बनी हुई थी। महाराणा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह ने एक साथ छापामारी युद्ध करा, तो जितनी ये चौकियां थी उन पे एक ही समय पर अटैक हुआ। साथ साथ देवेर की जो एक्चुअल जगह है वहां पर जो सिपह सालार थे मुगल सेना के, उस पर जो वार हुआ कुंवर अमर सिंह का, तो कहते हैं कि उनकी उस समय की हेलमेट्स होती थी युद्ध में जो पहनते हैं, वहां से लेकर पूरे शरीर को और घोड़े के धड़ को उसके 2 टुकड़े हो गए थे। इतना शक्तिशाली वार किया था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि देवेर का युद्ध हल्दी घाटी का असली निर्णायक अंत था? बिल्कुल बिल्कुल। हमें देवेर की बात हल्दी घाटी के साथ साथ या हल्दी घाटी से भी ऊपर रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि निर्णायक युद्ध देवेर का रहा। देवेर के बाद पूरी तरह से ये पक्का बात मान लीजिए कि मुगल सेना ने दोबारा मेवाड़ की तरफ या मेवाड़ पर आक्रमण करने का या मेवाड़ पे आधिपत्य स्थापित करने का जो अपना ख्वाब था अकबर का, वो त्याग दिया। देवेर के बाद महाराणा ने न सिर्फ युद्ध लड़े, बल्कि एक बार फिर अपने राज्य को संवारने लगे।
मेवाड़ के उजड़े हुए गांव फिर से बसने लगे। नई राजधानी बनी ये चावंड, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच, जो सुरक्षा भी देती थी और सपने पूरे होते हैं ये आश्वासन भी। कैसी लगती होगी ना एक उभरती हुई राजधानी। ये केवल राज्य की पुनर्स्थापना नहीं थी, ये संस्कृति का पुनर्जन्म था। त्योहार फिर मनाए जाने लगे, मंदिरों की आरती में फिर बेफिक्री आने लगी और लोगों को फिर से अपनी पहचान याद आने लगी। महाराणा प्रताप का देहांत कैसे हुआ? कारण तो यह है कि जो तीरंदाजी में उनको एक पेट में चोट लग गई, वो जख्म भरा नहीं। वैसे कारण देखा जाए तो शायद ये मन की पीड़ा थी और शायद मन में यही चिंता थी कि किस दिन मैं वापस चित्तौड़ पे विजय प्राप्त कर सकूंगा, किस दिन चित्तौड़ वापस मेवाड़ का हिस्सा रहे। महाराणा प्रताप जब मृत्युशैया पर थे, उनका अंतिम संदेश भी अमर सिंह को यही था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, उनका संघर्ष जारी रहना चाहिए। वह स्वतंत्रता के साथ किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार न हो। 19 जनवरी 1597 मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए। न किसी मुगल की तलवार उन तक पहुंच सकी, न किसी समझौते का जहर उनके विचारों में घुल सका। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें यहीं चावंड में, अपनी बनाई हुई राजधानी जो वनवास में जन्मी थी, वही राजधानी जहां से मेवाड़ का पुनरुत्थान लिखा गया। कभी कभी युद्ध रण में नहीं, अपने मन में जीते जाते। महाराणा प्रताप की विरासत सिर्फ युद्ध नहीं हो सकती, वो एक सोच है। और जब तक देश के किसी कोने में कोई एक व्यक्ति भी आन बान और स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है, तब तब महाराणा प्रताप जिंदा होते हैं। और ये इतिहास इतिहास के पन्नों के सहारे तो कई जीवित, पर इतिहास को भी ये मालूम है कि लोग उसे पूछते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे लोग उसमें बसते हैं। समय ने इतिहास को कई बार भुलाया, पर कुछ लोगों को समय भी नहीं मिटा पाया। बिना किसी प्रमाण के लोक गीतों से भी भूले कई ऐसे साए हैं जो अचानक किसी के अंतर मन में पुनः जीवित हो जाते, किसी पिछले जन्म की फसाने की तरह। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको इतिहास की जरूरत ही नहीं, बस नाम ही काफी है।